हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग पृथ्वी के सौर विकिरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से पढ़कर आए हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। तो सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है उसको केवल पृथ्वी ग्रहण नहीं करती है, बल्कि उसको वापस लौटा भी देती है। यानी इसके बदले में पृथ्वी जो है सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है इसको अंतरिक्ष में वापस विकिरित भी कर देती है। पृथ्वी के जो अलग अलग भाग हैं उनमें सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है या सूर्यातप है उसकी मात्रा एक समान नहीं होती है, और इसी भिन्नता की वजह से वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वायुमंडल दाब में कहीं पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है तो कहीं पर उच्च दाब क्षेत्र बनता है, और पवन जो है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ये बात आप लोगों को पहले 9th में पढ़ा चुके हैं। और इसी कारण जो है पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। सूर्यातप की वजह से ही जो है वायुमंडल के दाब में भिन्नता आती है, और वायुमंडल के दाब में भिन्नता आने की वजह से जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, जिससे कि ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन की। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है इसका अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। यानी कि हम पृथ्वी पर सूर्य से जो भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से जो भी हम सूर्यातप प्राप्त करते हैं, वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। प्लैंक का एक नियम है। प्लैंक का नियम ये कहता है कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतना ही ज्यादा तापमान छोड़ेगी, उतना ही ज्यादा ऊष्मा या ऊर्जा छोड़ेगी, और उसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी उतनी ही लघु होगी। तो इसी वजह से सूर्य, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सूर्य जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज कर रहा है, और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो यहां पर कैसी है, लघु है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या फिर छोटे रूप में सूर्यातप या इंसोलेशन कहा जाता है। चूंकि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो भू-आप जैसी है। भू-आप का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है अपने मध्य भाग में यानी कि विषुवत रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। तो इसी वजह से इसकी आकृति कैसी है, भू-आप जैसी, जियोइड जैसी है। सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, और इसकी वजह से पृथ्वी जो है सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश प्राप्त कर पाती है। क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और झुकी होने की वजह से यहां पर क्या है, इसके जो ऊपरी भाग में सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी किरणें पड़ने की वजह से हमें बहुत कम अंश में ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। पृथ्वी जो है औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है औसत रूप से वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है यहां पर कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रही है, तो ये 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त कर रही है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में हर साल थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है इसमें अंतर की वजह से होता है। यानी कभी कभी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है, कभी कभी यह कम हो जाती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जो है 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, अर्थात ये 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। और पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर या एफिलियन कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी जो है ये सूर्य के सबसे निकट होती है, अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को जो है उपसौर या पेरिहीलियन कहा जाता है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उपसौर क्या है और अपसौर क्या है, ये पता होना चाहिए। देखिए, यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सूर्य है वो हमारे केंद्र में है, यानी हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, और सूर्य के चारों ओर जो हमारे 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि जो 8 ग्रहों की जो कक्षाएं हैं वो एकदम से, उन कक्षाओं में एकदम से ऐसा नहीं है कि सूर्य बिल्कुल बीच में हो, थोड़ा सा कक्षाओं में अंतर है। जैसे मान लीजिए सूर्य ये है तो कक्षा कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, जैसे कक्षाएं कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो है इस कक्षा में सूर्य का परिक्रमण कर रही है, तो कभी कभी पृथ्वी यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ पे पहुंचने की वजह से ये सूर्य के नजदीक आ गई, और कभी ये पृथ्वी जो है रोटेट होते होते अपने अक्ष में
और या फिर अपने परिक्रमण जो पथ है उस पर घूमते घूमते यहां पर जब आती है तो यहां पर दूरी बढ़ जाती है। तो यही जो स्थिति है ये स्थिति अपसौर या फिर पास वाली स्थिति जो है उपसौर की बनती है। तो ऐसे आप समझ लीजिए। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता। देखिए, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप में भिन्नता के बहुत सारे कारक हैं। तो यहां पर आपका पहला कारक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर तो रोटेट करती है, साथ ही साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है। और पृथ्वी का जो अक्ष है ये 23.5 अंश झुका हुआ है। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो परिक्रमण की समतल कक्षा से ये 66.5 अंश का कोण बनाती है। और इसी वजह से यहां पर इसके जो विभिन्न अक्षांश हैं इन पर सूर्यातप की मात्रा में डिफरेंस देखा जाता है, क्योंकि यहां पर अक्षीय झुकाव है और झुकाव होने की वजह से यहां पर क्या है, सूर्यातप की मात्रा भी कम मात्रा में प्राप्त होती है। अगला है सूर्य की किरणों का नतिकोण। देखिए, नतिकोण जो है ये किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है, अर्थात अक्षांश जितना ज्यादा होगा किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा। अक्षांश ज्यादा का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश उच्च होते जाते हैं। यानी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो सूर्य की किरणों का नतिकोण है ये उतना कम हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। और तिरछी किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने की वजह से ऊर्जा वितरण जो है वो बड़े क्षेत्र पर होता है और यहां पर प्रति इकाई जो क्षेत्र है इसको कम ऊर्जा मिल पाती है। देखिए, जब किरणें बड़े क्षेत्र पर पड़ती हैं तो वहां पर प्रति इकाई ऊर्जा कम मिल पाती है, और जब किरणें जो किसी छोटे क्षेत्र पर पड़ती हैं तो वहां पे प्रति इकाई ऊर्जा ज्यादा मिलती है। इसके अलावा तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है और इस वजह से अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन, विसरण के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा है उसका अधिक ह्रास होता है। थर्ड कारक है यहां पर दिन की अवधि। देखिए, दिन की अवधि जितनी ज्यादा होगी हमें सूर्यातप उतना ही अधिक प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में सर्दियों के दिन की अपेक्षा में हमें अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। चौथा कारक है आपका वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए, लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए जो हमारा वायुमंडल है यह अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें जो होती हैं वो वायुमंडल से होकर गुजरती हैं और वायुमंडल की जो विभिन्न लेयर्स हैं और उन लेयर्स में मौजूद जो तत्व होते हैं वो सौर विकिरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन या अन्य किरणें जो हैं ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन सूर्य से आने वाले सूर्यातप को अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहा जाता है और इससे जो है सूर्यातप प्रभावित होता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण भी होते हैं। तो छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर प्रकीर्णित कर देते हैं और इसी वजह से उदय और अस्त होने के समय हमें सूर्य का लाल रंग दिखाई पड़ता है और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पांचवा कारक है स्थल विन्यास। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यातप की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, तो इसी वजह से जो विभिन्न अक्षांश पर पड़ने वाले जो स्थल हैं उन पर सूर्यातप जो है भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि उष्णकटिबंध वाले क्षेत्रों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि ध्रुवों पर यह 70 वाट प्रति वर्ग मीटर सूर्यातप प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर एक डिफरेंस है। सबसे अधिक सूर्यातप जो है ये उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर मेघाच्छादन जो है ये बहुत कम होता है, यानी यहां पर बादल जो है बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो सूर्यातप है वो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है। देखिए, उष्णकटिबंध की अपेक्षा जो विषुवत है यानी जो इक्वेटर लाइन है यहां पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। क्यों? यहां पर रीजन क्या है? देखिए, यहां पर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं और लंबवत किरणें पड़ने की वजह से यहां पर इस क्षेत्र में बाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। यहां पर लगातार बादल बनते रहते हैं, तो लगातार बादल बनने की वजह से इस क्षेत्र में लगातार वर्षा होती रहती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मेघाच्छादन बहुत ज्यादा होगा तो सूर्य की किरणें इस मेघाच्छादन को प्रवेदित नहीं कर पाएंगी, भेद नहीं पाएंगी और हमें कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होगा। तो यही कारण है कि उष्णकटिबंध की अपेक्षा जो आपकी इक्वेटर लाइन है यहां पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बादल देखने को मिलते हैं, हर समय वर्षा होती रहती है। इसी वजह से क्षेत्र में कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है और एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षितया कम मात्रा में सूर्यातप हमें प्राप्त होता है। अब है वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। देखिए, पृथ्वी जो है ये सूर्य द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण को
दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से जो सूर्यातप आता है ये लघु तरंग विकिरण के रूप में आता है और इससे हमारी पृथ्वी जो है ये गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होने के बाद पृथ्वी भी रेडिएशन निकालने लगती है और ये रेडिएशन जो होता है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरणों के अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया में विकिरण, चालन, संवहन और अभिवहन का प्रमुख योगदान होता है। तो यहां पर हम लोग बारी बारी से इन चारों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालन। देखिए, चालन को कंडक्शन कहते हैं। इसमें ऊष्मा का जो संतुलन है अणुओं के द्वारा संपर्क विधि से होता है। इसमें पृथ्वी की जो निचली परतें हैं इनके संपर्क में आने वाली वायुमंडल की जो ऊपरी परतें होती हैं ये गर्म हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए एक लेयर यहां पर है और ये लेयर जो है गर्म हो जाती है। इसके ऊपर वाली लेयर है वो ठंडी है, तो गर्म लेयर से ठंडी लेयर में ऊष्मा का यहां पर स्थानांतरण होगा। तो इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। और चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यहां पर गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है और ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता या फिर उनमें संपर्क नहीं टूट जाता। वायुमंडल की जो निचली परतें हैं इनको गर्म करने में चालन की जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी वायुमंडल की जो निचली परतें हैं वो चालन की प्रक्रिया से गर्म होती हैं। अगला है यहां पर संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई जो वायु है ये गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। यानी पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो हवा है ये गर्म जब हो जाती है तो गर्म होने के बाद जैसा कि हमने बताया था, गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है और हल्की होकर ये ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत रूप में ऊपर उठने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो ये गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ये ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया जो है ये संवहन कहलाती है। और ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार जो है ये केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। तीसरा है यहां पर अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचरण से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। क्षैतिज का मतलब जब वायु इस तरह से बहती है, इस तरह से चलती है, तो यहां पर जो ऊर्जा का या ताप का स्थानांतरण होता है इसको अभिवहन कहा जाता है। जैसे यहां बताया भी गया है कि मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली जो भिन्नताएं हैं ये केवल अभिवहन के कारण होती हैं। यहां पर आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गर्मियों में चलने वाली जो स्थानीय पवन है लू, तो लू जो है अभिवहन का ही परिणाम है। चौथा है यहां पर विकिरण या फिर रेडिएशन। देखिए, विकिरण में बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पृथ्वी जो है सौर विकिरण से गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, पृथ्वी जो है सूर्यातप लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में ग्रहण करती है और इससे पृथ्वी भी गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी गर्म होने के बाद फिर से विकिरण को रिलीज करती है। तो ये जो विकिरण रिलीज करती है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है और वायुमंडल में ये दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये पृथ्वी से निकलने वाला जो विकिरण है इसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण जो है वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि वायुमंडल जो है लघु तरंग दैर्ध्य के लिए पारदर्शी होता है जबकि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए अपारदर्शी होता है। तो इसी वजह से यहां पर जो मौजूद गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती हैं और इससे क्या होता है, इससे हमारी वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। तो जो तापमान जब बढ़ता है तो ये प्रक्रिया जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार वायुमंडल जो है पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। यानी यहां पर एक चीज क्लियर करने वाली यहां पे बताई गई है कि जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है इसके द्वारा इनडायरेक्टली गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से गर्म होता है। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। नहीं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वायुमंडल जो है विकिरण प्रक्रिया के द्वारा जो ताप है इसको अंतरिक्ष में संचरित कर देता है और पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का जो तापमान है ये स्थिर बना रहता है। अब है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर यूपीएससी परीक्षाओं में और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप लोग रटने के बजाय अगर आप लोग गणितीय रूप से यानी मैथमेटिकल रूप से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। अगर आप इसे रटने का प्रयास करेंगे तो आप शायद इसे भूल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप इसे गणितीय रूप में समझें, क्योंकि गणितीय रूप में समझने पर चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्यातप
और पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकिरित किए गए सूर्य तप का जो लेखा जोखा होता है, इस लेखे जोखे को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप जो है ये 100% है, 100% है। तो जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल से गुजरते हुए जो आपकी ऊर्जा है, सूर्य तप है, इसका कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो 100 इकाई ऊर्जा है, तो 100 इकाई ऊर्जा में से 35 इकाइयां जो हैं ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। तो यहां बताया गया है कि 35 इकाइयों में से कैसे कैसे परावर्तन होता है। इनमें से 27 इकाइयां जो हैं बादलों के ऊपरी छोर से, 2 इकाइयां जो है पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित, और 6 इकाइयां जो है वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में प्रकीर्णित होकर लौट जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 में से 35 इकाइयां जो हैं ये अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाती हैं। तो यहां पर हमारे पास कितनी इकाइयां बचती हैं? 65 इकाइयां बचती हैं। देखिए, सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। यानी कि वो 35 इकाइयां जो कि हमारे पृथ्वी के धरातल में आ भी नहीं पाई और अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो गई, तो इसे जो है पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी की जो 65 इकाइयां हैं ये अवशोषित होती हैं। इनमें से 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। यानी कि 35 इकाइयां तो परावर्तित हो गई, 100 इकाइयां ऊपर से आ रही थी, 100 में से 35 तो एकदम परावर्तित हो गई अंतरिक्ष में ही, 65 इकाइयां बची। यानी यहां पर अब 65 इकाइयां बची। अब 65 में से भी यहां पर क्या हो रहा है, 65 में से 14 इकाइयां तो सीधे सीधे जो आपका वायुमंडल है वो अवशोषित कर ले रहा है, और यहां पर 51 इकाई जो है, यानी 51 इकाइयां ही जो है आपके धरातल पे पहुंच पा रही हैं। 51 इकाइयां ही पृथ्वी के सरफेस पे पहुंच पा रही हैं, और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां उन्हें पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। अब ये इकाइयां कैसे वापस हो रही हैं ये भी बताया जा रहा है। यहां पर 17 इकाइयां तो सीधे सीधे तौर पर अंतरिक्ष में फिर से चली जाती हैं। अब यहां पे बचती कितनी इकाइयां हैं? 34 इकाइयां बचती हैं। तो 34 इकाइयां जब पृथ्वी इन्हें वापस लौटाती है पार्थिव विकिरण के रूप में, तो ये वायुमंडल के द्वारा फिर से अवशोषित हो जाती हैं, और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। बताया गया कि 6 वायुमंडल के द्वारा, 9 संवहन के जरिए और 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में ये वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल में जो अवशोषित इकाइयां हैं वो यहां पर पहले से 14 इकाइयां हैं, और पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई 34 इकाइयां हैं। तो कुल मिलाकर 48 इकाइयों का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा हो जाता है। यानी वायुमंडल के द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। बताया भी गया है 14 इकाइयां सूर्य तप की हैं जो कि सीधे तौर पर अंतरिक्ष ने अवशोषित कर ली थी, और 34 इकाइयां पृथ्वी के द्वारा छोड़े गए पार्थिव विकिरण की हैं। वायुमंडल बाद में विकिरण के द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों, यानी 65 का मतलब 17 जो पहले ही पार्थिव विकिरण के रूप में सीधे अंतरिक्ष में छोड़ दी गई थी, तो वो इकाई और 48 ये वाली इनका संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। और यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या फिर ऊष्मा संतुलन है। देखिए, वर्तमान में जो हमारा मानवीय हस्तक्षेप है उसकी वजह से और जो ग्रीन हाउस गैसेस लगातार जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से हमारा जो ऊष्मा बजट है उसमें विसंगति आ रही है। अब है यहां पर पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। यानी कुछ भागों में विकिरण संतुलन जो है अधिशेष रूप में पाया जाता है, और कुछ भागों में ये ऋणात्मक संतुलन होता है। यानी कुछ भागों में यहां पर इसमें सरप्लस पाया जाता है और कुछ भागों में इसमें कमी होती है। यहां पर यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष जो है 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है। यानी 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है यहां पर विकिरण में जो है अधिशेष की मात्रा है, वहीं ध्रुवों के पास इसमें कमी पाई जाती है। हालांकि पृथ्वी पर क्या है, उष्णकटिबंधों से ध्रुवों की ओर जो ताप ऊर्जा है उसका पुनर्वितरण होता रहता है। इसी वजह से जो उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र हैं वहां पर ताप का संचयन नहीं हो पाता है, और ताप का संचयन न होने की वजह से उष्णकटिबंध वाले इलाके बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाते हैं। और चूंकि उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर या उच्च अक्षांशों की ओर पुनर्वितरण हो रहा है, इसी वजह से उच्च अक्षांश पूरी तरह से जम भी नहीं पाते हैं। अब है तापमान या टेम्परेचर। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की जो अन्योन क्रिया होती है इसके द्वारा जो ऊष्मा जनित होती है इसको तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप है। यहां पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक बताए गए हैं, प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। पहला कारक है आपका अक्षांश। देखिए, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा जो प्राप्त सूर्य तप है इस पर निर्भर करता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांशों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है।
अगला है यहां पर उत्तुंगता या अल्टीट्यूड। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, तो तापमान जो है सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है, और उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के जो घटने की दर है इसको सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी जैसे ही हम नीचे से 1000 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वैसे ही 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। अगला कारक है समुद्र से दूरी। देखिए, स्थल जो है यानी जो स्थलीय भाग हैं वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि समुद्री भाग देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में कम भिन्नता पाई जाती है, और समुद्र के निकट स्थित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर समुद्र या फिर स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, और वहां पर जो है तापमान सम रहता है। यानी ऐसे इलाके जो समुद्र के किनारे हैं तो उन इलाकों में समुद्री समीर और स्थल समीर का प्रभाव रहता है। इसी वजह से उन इलाकों में तापमान सम रहता है, यानी वहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। चौथा है यहां पर वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। देखिए, जो स्थान कौष्ट वायु संहतियों से या फिर जो गर्म वायु संहतियां हैं उनसे प्रभावित होते हैं तो उनका तापमान अधिक होता है, और जो स्थान शीत वायु संहतियों से प्रभावित होते हैं उन स्थानों का तापमान कम होता है। इसके अलावा जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तो जो आपकी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं इनके प्रभाव में आने वाले जो समुद्र तट होते हैं वहां पर तापमान कम पाया जाता है, और जहां पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं तो उन तटों का तापमान अधिक होता है। पांचवा है यहां पर स्थानीय कारक। स्थानीय कारकों में स्थल की प्रगति, ढाल, वृक्षावरण ये सब शामिल हैं। ये सभी तापमान को प्रभावित करते हैं। वनस्पति का जो आवरण है ये सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित करके पार्थिव विकिरण के प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा मिट्टी का रंग, बनावट और संगठन भी ये तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे बताया गया है कि बलुई मिट्टी की अपेक्षा जो काली, पीली और चिकनी मिट्टी है ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। अब देखिए, आगे यहां पर है तापमान का वितरण। देखिए, हम लोग जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। जो आपका मानचित्र है, विश्व मानचित्र है, इस पर तापमान का क्षैतिज वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यहां पर आप ये रेखाएं जो देख रहे हैं समताप रेखाएं इन्हें कहा जाता है। समताप रेखा वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, और समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर होती हैं। समताप रेखाओं में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ये जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। इसी वजह से यहां पर समताप रेखाओं में जो विचलन होता है वो जनवरी में ज्यादा होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर में और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर जनवरी के महीने में जो समताप रेखाएं हैं महासागरों पर उत्तर की ओर, वहीं जो आपका महाद्वीपीय भाग है उसमें ये दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। दक्षिण की ओर यहां पर विचलित ये हो रही हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है भूभाग कम है, महासागर ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। और यहां समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। यानी जनवरी के महीने में जहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं वो महासागर के उत्तर में और महाद्वीपों के दक्षिण में विचलित हो रही हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि महासागर ज्यादा है तो यहां पर समताप रेखाओं में विचलन कम मात्रा में है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि यहां पर समताप रेखाएं जो है लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा यहां पर भिन्नता कम तीव्र होती है। तो यहां पे बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रम से 65 डिग्री दक्षिणी, 45 डिग्री दक्षिणी और 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जुलाई की। तो जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। विषुवतरेखीय महासागरों पर तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। वहीं 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। यानी यहां पर बताया गया है कि जुलाई के महीने में जो अक्षांश, जो समताप रेखाएं हैं वो अक्षांशों के समानांतर चल रही हैं, यानी उनमें विचलन कम हो रहा है, जबकि जनवरी के महीने विचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर स्थिति बताई गई है कि एशिया वाला जो हिस्सा है, एशिया का जो उपोष्णकटिबंध वाला स्थलीय भाग है, इनमें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पाया जाता है। वहीं 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है।
अब देखिए यहां बताया गया है कि जनवरी और जुलाई के बीच सर्वाधिक तापांतर तापांतर मतलब सबसे ज्यादा ताप का अंतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी यूरेशिया महाद्वीप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र होगा भाई। ऊपर ये उत्तर है, पूर्व का मतलब ये वाला हिस्सा पूर्व है, उत्तर पूर्व का मतलब ये हिस्सा हो गया। तो सबसे ज्यादा तापांतर आप लोग देख पा रहे हैं इस इलाके में यहां पर पाया जाता है, जो कि लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप देख पा रहे हैं यहां पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का तापांतर पाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब होता है जब कोई स्थान समुद्र से दूरी ऊपर होता है तो वो स्थान समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। तो उस वजह से वहां पर जो दैनिक तापांतर होता है, यानी दिन और रात का तापांतर होता है, वो काफी ज्यादा होता है। दिन तो यहाँ पर गर्म होते हैं और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, या फिर यहाँ पर एक ऋतु से दूसरे ऋतु में तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होता है। तो इसी वजह से इस प्रभाव को महाद्वीपीयता कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनवरी और जुलाई के बीच का जो तापांतर, सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर जो है ये 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। यानी आप लोग देख पा रहे हैं जो सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का जो तापांतर आप लोग देख पा रहे हैं, यानी ये आप देख पा रहे हैं सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर, ये वाली जो रेखा है और ये जो रेखा है, तो ये कहां पर है? ये 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाई जा रही है। अब है तापमान का व्युत्क्रमण, यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार स्थिति उलट जाती है, बदल जाती है, और ऐसे में सामान्य ह्रास दर जो होती है वो उलट जाती है। इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता है। अब देखिए ये होता क्यों है? जैसे यहाँ नॉर्मल कंडीशन में बताया गया है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है जो आपका धरातल है, धरातल के नजदीक की जो वायु होती है गर्म होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं वायु ठंडी देखने को मिलती है। लेकिन जब तापमान का व्युत्क्रमण होता है तो क्या होता है, तो ऐसी विपरीत तापीय दिशा में जो वायु की शीतल परतें हैं ये नीचे की तरफ और गर्म परतें जो होती हैं ऊपर स्थापित हो जाती हैं। यानी जब तापमान का व्युत्क्रमण होता है तो धरातल की तरफ तो ठंडी जो परतें होती हैं वो स्थापित हो जाती हैं और इसके ऊपर गर्म परतें चली जाती हैं। तो इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। यहां पर बताया गया कब कब तापमान का व्युत्क्रमण होता है। सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करते हैं। इन सर्दियों की जो मेघविहीन और लंबी रातें होती हैं, ऐसे में तापमान व्युत्क्रमण होना एक सामान्य घटना है। यहां पर दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक जो भूपृष्ठ है अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडा हो जाता है। तो इसे जो है तापमान का यहां पर व्युत्क्रमण हो रहा है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण यहां पर कहेंगे। ऐसे ध्रुवीय क्षेत्रों में है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान का व्युत्क्रमण होना एक सामान्य बात है। इसके अलावा सर्दियों के सीजन में धुआं और धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं और इससे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना होती है। यानी घने कोहरे की रचना होने के पीछे तापमान व्युत्क्रमण ही है। ठीक है, ये व्युत्क्रमण जो है कुछ घंटों तक ही रहता है और सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ साथ ये कोहरा जो है या व्युत्क्रमण जो है ये समाप्त हो जाता है। इसके अलावा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में काफी तक व्युत्क्रमण होता है। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु उपभा की वजह से व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी हो जाती है। तो ये भारी और घनी होने की वजह से लगभग ये जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ साथ ऊपर से नीचे उतरती है। ये मान लीजिए ये कोई पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, रात के समय जो हवा ठंडी हो जाती है, ये हवा यहाँ पर ठंडी हो गई, तो ठंडी होने पर ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में और ज्यादा भारी और घनी हो जाती है। तो भारी और घनी होने पर क्या होता है, नीचे की तरफ उतरती है और ढाल के ऊपर के साथ साथ नीचे की तरफ जब उतरती है तो घाटी की तली में यहाँ पर क्या है, घाटी की तली में यहाँ पर एकत्रित हो जाती है और इसके ऊपर यहाँ पर गर्म हवा की लेयर आ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे जो है वायु अपवाह कहा जाता है और यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। अब देखिए नोट के रूप में यह बताया गया है, यहाँ पे नोट के रूप में वही चीज बताई गई है क्यों सूर्य से आने वाला सूर्यतप लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है और पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर प्लैंक का जो नियम है ये बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी लघु होगी। तो यहाँ पर जैसा कि अगर कंपेयर करें सूर्य और पृथ्वी में, तो सूर्य जो है अधिक गर्म है, तो अधिक गर्म होने की वजह से सूर्य जो है अधिक ऊर्जा का विकिरण करता है और सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसकी तरंग दैर्ध्य लघु होती है। जबकि पृथ्वी उतनी ज्यादा गर्म नहीं है, तो पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो कम होती है और उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।